नमस्ते। मैं डॉक्टर राधा माली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक विकास को जो चीज़ें प्रभावित करती है उन्हें हम लोग आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक या कारक कह सकते हैं। तो आर्थिक विकास को तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इस वीडियो में कुछ प्रमुख कारकों के बारे में चर्चा करेंगे जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें एक है आर्थिक कारक तथा दूसरा है गैर आर्थिक कारक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। आर्थिक कारक के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जिस घटक के बारे में चर्चा करते हैं वह है प्राकृतिक संसाधन। किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन जो किसी भी देश को नैसर्गिक रूप से प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त उपहार है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे किसी भी देश की मिट्टी, जलवायु, जल संपदा, वन संपदा, ये सारी चीज़ें जो है ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। तो जिस देश का प्राकृतिक संसाधन जितना अधिक होता है वह देश उतना जल्दी आर्थिक विकास कर पाता है। जिस देश के पास में इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी रहती है वह देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है, क्योंकि आर्थिक विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस देश के पास जितनी अधिक प्राकृतिक संपदा होती है, उस देश की मिट्टी जैसे होती है, उसकी भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार होती है, जलवायु जिस प्रकार होती है, तो उसके आधार से वह उत्पादन क्रिया को कर सकता है। प्राकृतिक संसाधन के दृष्टिकोण से अगर वह देश संपन्न होता है, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारे ऐसे कच्चे पदार्थ होंगे जो प्राकृतिक रूप से उसे निःशुल्क प्राप्त होंगे, जिसको खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो प्राकृतिक प्रदत्त होंगे। आर्थिक विकास के लिए वो क्या कर सकता है? इन प्राकृतिक संसाधनों का जो उसे निःशुल्क रूप से प्राप्त हो रहा है, इन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित उद्योगों की स्थापना कर सकता है और अपने देश में आय तथा रोजगार को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ अगर प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक है तो वह इन प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात भी कर सकता है। इस तरह से इन प्राकृतिक संसाधनों का वो विदेशी व्यापार कर सकता है और विदेशी व्यापार के माध्यम से वह विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वह उसके देश के आंतरिक उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता हो या वह इन प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित निर्यात उद्योगों की स्थापना करता हो और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करता हो। तो इस तरह से किसी भी देश के लिए उस देश का जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह उसके लिए संपन्नता का प्रतीक होता है कि कोई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में किसी दूसरे देश की तुलना में कितना अधिक वो संपन्न है, कितना अधिक वो धनी है। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो उस देश की जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, वह होता है। ऐसे देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिन्हें जो पहले ज्ञात नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उन प्राकृतिक संसाधनों का खोज कर सकता है
और फिर उन प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से वह नवनिर्माण कार्यों को कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करने में उस देश के पास जो भी उपस्थित प्राकृतिक संसाधन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो उस देश के आर्थिक विकास को सफल बनाता है, उसको आगे की ओर ले जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्थिक घटक के अंतर्गत हम लोग दूसरा घटक देखते हैं, वो है आपका मानवीय संसाधन या श्रम। मानवीय संसाधन जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो मानवीय संसाधन का मतलब क्या है? संक्षिप्त अर्थ में हम लोग ये ले सकते हैं कि मानवीय संसाधन का मतलब है उस देश की कार्यशील जनसंख्या, उस देश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो श्रमिक के रूप में किसी भी वस्तु के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। मानव श्रम ही वह आर्थिक कारक होता है जिसमें किसी भी देश का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण या पूर्व शर्त होती है वह होती है जनसंख्या, क्योंकि जब उस देश में जनसंख्या होगी, उसमें कार्यशील जनसंख्या होगी, तो उस कार्यशील जनसंख्या को वो श्रम के रूप में प्रयोग कर सकता है और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उस देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। अगर उस देश की जनसंख्या राष्ट्र आय की तुलना में बहुत जल्दी और तेज गति से बढ़ने लगती है तो वह जनसंख्या उस देश को आर्थिक विकास में आगे की ओर न ले जाके बल्कि प्रति व्यक्ति आय में कमी करके उसे पीछे की ओर खींच सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी देश की जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या में वृद्धि की दर कितनी है। वह देश उस देश की जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप उनके लिए आय एवं रोजगार के अवसरों को सृजित कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर वह देश जनसंख्या के अनुरूप जनसंख्या की वृद्धि दर के अनुरूप आय और रोजगार में वृद्धि कर पाता है तो उस देश का आर्थिक विकास होता है। लेकिन अगर वो वृद्धि नहीं कर पाता है तो जनसंख्या वृद्धि जो है उस देश का आर्थिक विकास को पीछे की ओर खींचने लगता है, उस देश की आर्थिक स्थिति को खराब करने लगता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है, अच्छा इफेक्ट भी डाल सकता है, और जनसंख्या जो है वह इस पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अगर जनसंख्या आय में उत्पादन की तुलना में, राष्ट्र आय में और उत्पादन में वृद्धि की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक दर से बढ़ती है तो उस स्थिति में जनसंख्या जो है वो आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट घटक के बारे में। वो नेक्स्ट घटक क्या है? वो है पूंजी निर्माण। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट घटक देखते हैं, वो है आपका पूंजी निर्माण। देखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश का जो आर्थिक विकास को प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो पूंजी निर्माण के बिना अधूरा रह सकता है, क्योंकि जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे उसे अधिक पूंजी पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आर्थिक विकास के साथ साथ ये ज़रूरी है कि उस देश की जो पूंजी निर्माण की दर है वो भी बढ़ती जाए, वृद्धि होती जाए उसमें। जो भी पिछड़े देश होते हैं, अल्प विकसित देश होते हैं, उन देशों में आर्थिक विकास की जो प्रगति की जो दर होती है वो धीमी होती है, और इस प्रगति की दर को धीमी करने का एक प्रमुख कारण उस देश की पूंजी निर्माण की दर भी होती है। अगर उस देश की पूंजी निर्माण की दर धीमी होती है तो वहाँ आर्थिक विकास भी जो है वो धीरे होने लगता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को बताने के लिए डॉक्टर ब्राइट सिंह ने बहुत ही अच्छी उसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि
संक्षेप में पूंजी निर्माण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था की भौतिक संपत्ति के कोष में वृद्धि हेतु वर्तमान साधनों का विनियोग करना। इस तरह पूंजी निर्माण जो है वो पूंजी पदार्थों में निवेश करता है और पूंजी पदार्थों में वृद्धि करता है। तो पूंजी पदार्थों में निवेश के लिए, पूंजी पदार्थों में वृद्धि के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है वो अपने वर्तमान उपभोग को नियंत्रित करे और अपने बचत को बढ़ाए और उस बचत को वो सही दिशा की ओर मोड़े ताकि पूंजी निर्माण को संभव बनाया जा सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं पाई जाती है, 3 स्टेजेस से होकर ये गुजरता है, जिसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि पूंजी निर्माण करने के लिए वास्तविक बचतों में वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे पहली प्रक्रिया है कि देश में वास्तविक बचतों में वृद्धि हो। इसके साथ साथ जो भी बचत किया गया है उन बचतों को एकत्रित करके उनको एक इच्छित दिशा में मोड़ना पड़ता है। एक इच्छित दिशा में मोड़ने के लिए कुछ वित्तीय या साख संस्थाएं होती है जो उनको इच्छित दिशा में मोड़ने में मदद करती है और इनके साथ साथ इन बचतों का पूंजीगत वस्तुओं में निवेश करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ताकि पूंजीगत जो भी वस्तुएं हैं उनको सही जगह निवेश किया जा सके, पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जा सके। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि पूंजी निर्माण जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूंजी का काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण पूंजी का इसलिए काम करता है कि इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग में वृद्धि होती है। एक और इसका इफेक्ट होता है कि पूंजी निर्माण से प्रभावी मांग में वृद्धि होती है और दूसरा होता है कि जो भी उत्पादकीय क्षमता होती है देश का, उस उत्पादकीय क्षमता में वृद्धि होता है। तो इस प्रकार पूंजी निर्माण जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए न केवल पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाता है बल्कि वो रोजगार के साधन को भी बढ़ाता है और रोजगार के साधन को बढ़ाने के साथ साथ वो तकनीकी प्रगति को भी सफल बनाता है। जब तकनीकी प्रगति होती है तो विशिष्टीकरण संभव हो पाता है और विशिष्टीकरण संभव होने से पैमाने के लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से बड़ी मात्रा में उत्पादन को करने के लिए साज सामान होना चाहिए, मशीनरीज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से उपलब्ध होगी, जब उस देश के पास में पूंजी होगा तभी जाके इन सारी चीज़ों को वो उपलब्ध कर सकता है। इसके साथ हम लोग देखेंगे कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को सफल बनाने में वहाँ पर जैसा बिजली होना चाहिए, यातायात संचार के साधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये सारी चीज़ें भी अगर उस देश में पूंजी निर्माण अधिक होता है तो पूंजी निर्माण के द्वारा इन चीज़ों को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर देश में उचित पूंजी निर्माण होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो इससे क्या होता है, औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, कृषि का विकास होता है, बाजार का विस्तार होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो है वो आर्थिक विकास जो है वो सफल होने लगता है और जब ये सारी चीज़ें होने लगती है तो वह देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल पाता है और उस देश में आर्थिक विकास करना जो है वो संभव हो पाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पूंजी निर्माण के किसी भी देश में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग आर्थिक घटक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो दूसरा बिंदु है वो है तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन का। किसी भी देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में उस देश की तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी प्रगति हम लोग किसे कहते हैं, जब किसी भी चीज़ के उत्पादन की जो तकनीक होती है उस तकनीक में कुछ मौलिक परिवर्तन होते हैं और उसके बाद वो उत्पादन क्रिया में प्रयोग किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि तकनीकी प्रगति हुई। तो इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया में जब परिवर्तन होता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के सामने आती है और तकनीकी प्रगति होती है और नए तकनीक के द्वारा
नए ज्ञान के द्वारा उत्पादन किया जाता है तो इससे क्या होता है, उत्पादन लागत जो है वो कम होने लगती है। कम लागत पर अधिक वस्तुओं का उत्पादन संभव हो पाता है और इसके साथ साथ जो श्रम की उत्पादकता है, वो श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। एक ही श्रमिक ज़्यादा काम करने लगता है और इसके साथ साथ क्या होता है कि आर्थिक प्रगति होती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह हम लोग देख पाते हैं कि बिना तकनीकी प्रगति के, बिना नव प्रवर्तन के आर्थिक विकास को करना उतना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला जो एक आर्थिक कारक है वो है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता जो होती है वह उस देश के आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि वह उस देश के संगठनात्मक ढांचे को दर्शाती है। जब भी किसी भी देश में कुछ वैज्ञानिक प्रगति होती है, तकनीकी प्रगति होती है, नवीन खोज होते हैं, लेकिन अगर इन नवीन खोजों को व्यवहारिक रूप देने वाला कोई व्यक्ति ना हो, कोई साहसी ना हो जो जोखिम उठा सके, तब तक इन तकनीकी प्रगति, इन नवीन खोजों, इन नवीन आविष्कारों को व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एक उद्यमी ही वह व्यक्ति होता है, एक साहसी ही वह व्यक्ति होता है जो इन नए आविष्कारों को, इस नए प्रवर्तन को अपने उद्योगों में अप्लाई करता है, अपने उद्योगों में लगाता है और वो जोखिम उठाता है और उसके बाद इस नव प्रवर्तन को वो सक्सेसफुल बनाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बिना उद्यमी के जो है वो नव प्रवर्तन वो सफल नहीं हो पाता है। तो इस तरह एक उद्यमी जो है वह देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अब यहाँ हम लोग को ये भी देखना है कि उस उद्यमी के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ है। अगर वो उद्यमी बहुत ही दूरदर्शी है, महत्वाकांक्षी है, अच्छा नेतृत्व करने वाला है और वो आर्थिक विकास में उत्पन्न होने वाले सारी बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखता है, तो वो डेफिनेटली आर्थिक विकास को आगे की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर उद्यमी में ये सारे क्वालिटीज़ नहीं होते हैं, इसके विपरीत गुण वाला वो व्यक्ति होता है, तो वो नए आविष्कारों को अप्लाई नहीं कर पाएगा और आर्थिक प्रगति में अपनी कोई भूमिका सुनिश्चित नहीं कर पाएगा, कोई योगदान नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो उद्यमी होता है वो भी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि बिना उद्यमी के जो नव प्रवर्तन है, जो नए आविष्कार है, या हम लोग दूसरे भाषा में बोले तो तकनीकी प्रगति को सक्सेसफुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उद्यमी ही है जो इन चीज़ों को लेके उसको व्यवहारिक रूप देता है, इसे अप्लाई करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि याले ब्राजन ये उद्यमी के संदर्भ में क्या कहते हैं। वे इनका कहना है कि न तो आविष्कार की योग्यता और न केवल आविष्कार ही आर्थिक विकास को संभव बनाते हैं, बल्कि यह तो उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की प्रबल इच्छा व जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। इस तरह इन्हें कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता और जोखिम उठाने की क्षमता जो होती है वो उद्यमी पर ही होती है। उद्यमी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर गिल क्या कहते हैं। प्रोफेसर गिल का कहना है कि तकनीकी ज्ञान आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब उसे नव प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए और जिसकी पहल समाज के साहसी वर्ग द्वारा की जाती है। तो नव प्रवर्तन की पहल जो है वो समाज के साहसी वर्ग द्वारा ही की जा सकती है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि आर्थिक विकास को सफल बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जो है वो है उद्यमशीलता होती है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि विदेशी पूंजी जो है, तो ये विदेशी पूंजी भी आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है, एक महत्वपूर्ण घटक होता है। जिन देशों के पास में पूंजी की कमी होती है वे देश विदेशी पूंजी पर आश्रित होते हैं और तब जाके अपने देश के आर्थिक विकास को सफल बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी अल्प विकसित देश होते हैं उनमें आय का स्तर नीचा होता है, रोजगार का स्तर नीचा होता है, जिसके वजह से बचत की दर जो है वो बहुत ही कम होती है और जब बचत की दर कम होती है तो पूंजी निर्माण भी कम होता है। तो इस तरह से जब घरेलू बचत कम हो जाती है, घरेलू पूंजी निर्माण कम होती है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो
उस समय विदेशी पूंजी ही सहयोग करता है और विदेशी पूंजी के माध्यम से ही आर्थिक विकास को सफल बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि विदेशी पूंजी जो है ये भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ आर्थिक घटकों के बारे में चर्चा किया जो आर्थिक विकास को सफल बनाते हैं, आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग कुछ गैर आर्थिक घटकों के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो गैर आर्थिक घटकों के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक घटक जो होते हैं वो भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये पाते हैं कि जितने भी अल्प विकसित देश होते हैं, पिछड़े देश होते हैं, उन देशों में आप लोग देखिएगा कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, छुआछूत, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकारी के नियम या भूमि व संपत्ति के प्रति जो मोह होता है जिसके चलते वो लोग दूसरा जगह जाके काम करना नहीं चाहते हैं। इसके अतिरिक्त अल्प विकसित देशों में बहुत ही सामाजिक अपव्यय भी होता है, जैसा शादी ब्याह, मरण धरण, पूजा पाठ आदि में लोग बहुत अधिक खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन उन्हीं लाखों रुपए को वे लोग विनियोग करके कोई नया अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन ये सारी बातें वो लोग नहीं सोचते हैं। तो इस तरह एक धन का बड़ा हिस्सा जो है अल्प विकसित देशों में वो वेस्ट हो जाता है और यहाँ के सामाजिक और रीति रिवाजों के चलते, धार्मिक रीति रिवाजों के चलते तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार वह देश अपना पूंजी को अनुत्पादक कार्यों में खर्च कर देता है जिससे आगे कुछ आउटपुट निकल के नहीं आता है। तो उस देश का आर्थिक विकास तब संभव हो पाएगा जब उस देश की इन परंपरावादी, रूढ़िवादी विचारों को बदला जा सके और जो भी नए परिवर्तन होते हैं, जो भी नए चेंजेस होते हैं, तो उन नए चेंजेस को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपनाया जा सके, उसको एक्सेप्ट किया जा सके। और ये तब संभव होगा जब उस देश में शिक्षा का विस्तार होगा और देश जो है वो आधुनिकता की ओर उन्मुख होगी। तभी जाके इन अनार्थिक जो घटक हैं, जो हम लोग देख रहे हैं सामाजिक और धार्मिक जो घटक हैं, इन सामाजिक और धार्मिक घटकों को कम किया जा सकता है, तो जाके देश का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। क्योंकि ये भी ऐसा घटक है जो श्रम की गतिशीलता को, पूंजी की गतिशीलता को, उद्यमता को, पूंजी निर्माण को, इन सारी चीज़ों को ये जो है वो प्रभावित करता है। तो ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो राजनीतिक घटक होता है, राजनीतिक घटक के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी देश में कितना राजनीतिक स्थायित्व है, शांति है, सुरक्षा है। तो जब किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व होता है, शांति होता है, सुरक्षा होता है, तो वह देश में उतने अधिक आर्थिक विकास से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। जनसंख्या या जनता का विश्वास सरकार के ऊपर, उद्योगों के ऊपर बना रहता है और वह देश शांति से आर्थिक विकास करने लगता है। लेकिन अगर किसी देश में आंतरिक बाह्य अशांति हो तो उस समय विनियोग भी ज़्यादा नहीं होता है और उद्योगों का सही विकास भी नहीं हो पाता है और पूंजी को भी सही डायरेक्शन में नहीं मोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक घटक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन अगर होते हैं तो वहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट भी होता है, विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह भी होता है, हमें विदेशी पूंजी भी प्राप्त होती है। लेकिन अगर दूसरे देश के साथ मनमुटाव होता है तो एक तो विदेशी पूंजी के निवेश में परेशानी उत्पन्न होती है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी परेशानी उत्पन्न होने लगती है। तो इस तरह से ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं ये आर्थिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये जो राजनीतिक घटक हैं ये भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे होते हैं तो दूसरे देश में इन्वेस्ट किया जाएगा, उसे सहायता दी जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे नहीं होंगे तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो उस स्थिति में जो आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर एक दूसरे को सपोर्ट किया जाएगा तो इस स्थिति में आर्थिक विकास की गति जो है वो तेज होती है। नेक्स्ट हम लोग गैर आर्थिक घटक के अंतर्गत देखते हैं कि जो विकास की आकांक्षा होती है, अगर किसी देश के निवासियों के अंदर में विकास की आकांक्षा होगी
तो उस देश में विकास की गति जो है वो तेज होती है, क्योंकि वे लोग आकांक्षा पर अपने लक्ष्य को पाने के लिए कार्य करते हैं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर किसी देश के लोग आलसी होंगे, निराशावादी होंगे, भाग्यवादी होंगे, तो उस देश का आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये भी डिपेंड करता है कि उस किसी देश में वहाँ के नागरिकों की जो मन स्थिति है वो कैसा है, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, वे खुद की स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन करके खुद को आगे लाने का प्रयास नहीं करेगा, उसको कोई फिर सपोर्ट करके ज़बरदस्ती धकेल के आगे नहीं ले जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर कुछ आर्थिक कारकों के बारे में बात की, कुछ गैर आर्थिक कारकों के बारे में बात की। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं, घटक हैं या जो आधार हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ज़रूर समझ विकसित हुई होगी। मैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आप लोगों के बीच आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा महली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जयलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों ने प्रारंभ में देखा था कि जो भी प्राचीन अर्थशास्त्री थे तो उन लोगों ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कोई खास अंतर स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री लोग थे जिन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया। इनमें ज़्यादा अंतर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे करके समय में परिवर्तन होते गया तो आगे चलकर कालांतर में कई अर्थशास्त्री लोग आए जिन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर करने का प्रयास किया। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर को बताने का प्रयास किया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग कुछ प्रमुख विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोफेसर शुम्पीटर का क्या कहना है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर को स्पष्ट करते हुए। उन्होंने लिखा है कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में होने वाला एक ऐसा अविरल तथा स्वतः परिवर्तन है जो पहले से स्थापित संतुलन की अवस्था को हमेशा के लिए बदल देता है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक समृद्धि दीर्घकाल में घटित होने वाला एक क्रमिक तथा स्थिर गति वाला परिवर्तन है जो बचत और जनसंख्या की दर में होने वाली सामान्य वृद्धि का परिणाम होता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर शुम्पीटर ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर किया। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास जो है वो एक अविरल घटना है, एक स्वतः परिवर्तन होता है, अपने आप होते रहता है, लगातार होते रहता है। और आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक संतुलन बिंदु से निकलकर दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाती है, यानी कि हमेशा के लिए उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह उन्होंने आर्थिक विकास को बताया है। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि यह एक क्रमिक गति वाला परिवर्तन होता है जो मुख्य रूप से बचत और जनसंख्या की वृद्धि की दर में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो इस तरह आर्थिक वृद्धि जो है वो बचत और जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है, वो क्रमिक होता है और स्थिर गति से होता है। लेकिन आर्थिक विकास जो है वो एक अविरल घटना है और वो स्वतः परिवर्तन होते रहता है, जो कि देश की आर्थिक अवस्था की जो संतुलन स्थिति होती है उस संतुलन स्थिति को बिल्कुल ही चेंज कर देता है।
आगे हम लोग देखते हैं कि श्रीमती उर्सुला हिक्स ने क्या कहा है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए। उन्होंने कहा है कि आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक रूप से विकसित देशों के लिए किया जाता है, जहां पर संसाधन पहले से ही ज्ञात और विकसित होते हैं, और इसके विपरीत आर्थिक विकास शब्द का जो प्रयोग है या जो संबंध है वो अल्प विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है, जहाँ पर जो भी उत्पादन के जो संसाधन हैं वो अर्धशोषित हैं, अवशोषित हैं, या अभी जिनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है, आगे जिनके पूर्ण उपयोग होने की संभावनाएं बनती है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि श्रीमती उर्सुला हिक्स ने आर्थिक वृद्धि को विकसित देशों से संबंधित किया है, जहाँ पर ऑलरेडी उत्पादन के संसाधन ज्ञात और विकसित होते हैं आर्थिक रूप से, और उन्होंने विकासशील देश या पिछड़े हुए देशों के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किया है, जहाँ पर जो भी उत्पादन से संबंधित जो साधन है उनका पूरा विकास नहीं हो पाया है, यानी कि उनका विकास होना बाकी है, धीरे धीरे उनका विकास किया जा सकता है। तो इस तरह उन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि जो किंडल बर्जर है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक समृद्धि से अर्थ अधिक उत्पादन से है, जबकि आर्थिक विकास से अभिप्राय अधिक उत्पादन, तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से। इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट किया है। इन्होंने कहा है कि आर्थिक वृद्धि में क्या होता है, केवल उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, तकनीकी परिवर्तन होता है और संस्थागत सुधार होता है, और इन सारी चीज़ों में समन्वय होता है, तालमेल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर ब्राइट सिंह ने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के संदर्भ में क्या कहा है। उन्होंने आर्थिक समृद्धि शब्द का जो प्रयोग है वो विकसित देशों के संदर्भ में किया है, यानी कि इन्होंने भी श्रीमती उर्सुला हिक्स के जैसा ही आर्थिक वृद्धि को विकसित देश से संबंधित किया है और आर्थिक विकास को पिछड़े देशों से संबंधित किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारों के बारे में जाना, जिन्होंने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे हम लोग कुछ बिंदुओं के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि, जिसको आर्थिक समृद्धि भी कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इंग्लिश में हम लोग जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, तो आर्थिक वृद्धि जो है ये वर्ड मुख्य रूप से विकसित देशों से संबंधित होता है, यानी कि विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर उत्पादन में ये वृद्धि को दर्शाता है। और आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है वो अल्प विकसित देशों के लिए किया जाता है, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आर्थिक वृद्धि जो है ये नियमित घटनाओं का परिणाम है, जो क्रमिक रूप से हो रहे हैं। तो इस तरह से ये नियमित घटनाओं का परिणाम होता है। आर्थिक विकास जो है वो सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम है, यानी कि जब कोई सृजनात्मक शक्ति होती है, कुछ नया आविष्कार होता है, कुछ नई सोच सामने आती है, कुछ तकनीकी विकास होता है, कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो आर्थिक विकास होता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास जो है ये सृजनात्मक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। अगर सृजनात्मक शक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती रहेगी तो फिर आर्थिक विकास नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है वो स्थैतिक साम्य से संबंधित होता है, यानी कि स्थैतिक स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो संतुलन होता है वो उससे संबंधित होता है आर्थिक वृद्धि। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो प्रावेगिक साम्य से संबंधित होता है, इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है,
फिर दूसरे संतुलन बिंदु से वो तीसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है, पुराने संतुलन में वापस नहीं आता है, फिर नए संतुलन बिंदु से फिर और नए संतुलन बिंदु की ओर वो बढ़ता है। तो इस तरह से जो आर्थिक विकास जो होता है वो आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य से संबंधित होता है, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम से ये रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक वृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से लिया जाता है, यानी कि एक समय अवधि में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, जैसे पिछले साल में उत्पादन कितना था और इस साल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ है वो अधिक उत्पादन से लगाया जाता है। आर्थिक विकास का जो अर्थ है, तो आर्थिक विकास अधिक उत्पादन भी इसमें रहता है और इसके साथ साथ इसमें नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी आता है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, संस्थागत सुधार होते हैं। तो ये सारे चीज़ों के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि एक छोटा कंसेप्ट है जिसमें सिर्फ उत्पादन में वृद्धि को दर्शाया जाता है, लेकिन आर्थिक विकास एक बड़ा कंसेप्ट है। आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि भी आएगा, तकनीकी परिवर्तन भी आएगा और संस्थागत सुधार भी आएगा। तो इस तरह से आर्थिक विकास जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट होता है आर्थिक वृद्धि की तुलना में। नेक्स्ट हम लोग दोनों में अंतर को स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि जो है वो स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि जो होती है वो स्वाभाविक होती है, अपने आप होती है, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि बचत और जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे करके आर्थिक वृद्धि होगी, क्रमिक होगी, 1 by 1 होगा और स्थिर गति से ये होते रहेगा। लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो आर्थिक विकास जो होता है वो प्रेरित होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि संरचनात्मक परिवर्तन होगा, इसमें सृजनात्मक शक्तियों के परिणाम स्वरूप ये होता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास जो होता है वो प्रेरित होता है, किसी के माध्यम से, किन्हीं कारणों से ये होता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास जो होता है वो प्रेरित होता है एवं इसकी जो प्रकृति होती है वो असतत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं आर्थिक विकास के संदर्भ में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है इसमें जो भी आर्थिक और संस्थागत जो घटक होते हैं इसमें परिवर्तन होने पर अपने आप आर्थिक वृद्धि होने लगता है। लेकिन आर्थिक विकास जो है, आर्थिक विकास के लिए हम लोग देखेंगे कि इसके लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना आवश्यक है। अगर संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं तो फिर आर्थिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप आर्थिक विकास होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि का कंसेप्ट जो है वो सिर्फ उत्पादन में वृद्धि से होता है। जैसे मान लीजिए कि अचानक से किसी देश में बारिश अच्छी हुई, मौसम अच्छा रहा जिसके चलते उत्पादन में वृद्धि हो गई तो वो आर्थिक वृद्धि होती है। लेकिन आर्थिक विकास जो है वो सृजनात्मक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है और ये गतिशील परिवर्तन को बताता है, यानी कि एक साल उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल भी उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर नेक्स्ट ईयर उससे और अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। तो इस तरह से जब आर्थिक वृद्धि दीर्घकाल तक होते रहेगा तो वो आर्थिक विकास बन जाता है। और यानी कि उत्पादन में वृद्धि दीर्घकाल तक, लॉन्ग टाइम तक होते रहेगा तो वो हो जाता है आर्थिक विकास। और इसमें हम लोग देखते हैं कि उत्पादन का जो पूरा पैमाना है वही परिवर्तित हो जाता है, उसमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाता है, संस्थागत परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरह से आर्थिक विकास के अंतर्गत केवल उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त भी दूसरे सारे परिवर्तन होते हैं और ये सारे परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। और इन संरचनात्मक परिवर्तन को सफल बनाने में जो है वो सृजनात्मक शक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जिस तरह हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात किया था कि आर्थिक विकास में क्या होता है कि इकोनॉमी जो है वो एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर वो पहुंच जाता है और इस तरह से ये प्रावेगिक होता है, परिवर्तनशील, गतिशील होता है, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार
हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख अंतरों के बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में कुछ प्रमुख अंतर जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रमुख अंतरों के बारे में बात किया। मैं अभी बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं थोड़ा सा दोहरा देती हूँ आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि आर्थिक वृद्धि शब्द जो है वो विकसित देशों से संबंधित है, और आर्थिक विकास शब्द जो है वो विकासशील देशों से या पिछड़े देशों से संबंधित होता है। आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम होती है, लेकिन आर्थिक विकास जो है वो सृजनात्मक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। फिर हम लोगों ने देखा है कि आर्थिक वृद्धि जो होती है वो स्थैतिक साम्य से संबंधित होती है, लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो गतिशील साम्य से संबंधित होता है। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत क्या होती है? उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ तकनीक में परिवर्तन होता है, संस्थागत ढांचे में परिवर्तन होता है, कई तरह के संस्थागत सुधार होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। आर्थिक वृद्धि जो स्वाभाविक और क्रमिक स्थिर गति वाला परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आर्थिक विकास जो होता है वो प्रेरित और असतत प्रकृति का होता है। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आर्थिक व संस्थागत घटकों में परिवर्तन जो है वो स्वतः ही होते रहता है, लेकिन आर्थिक विकास के अंतर्गत जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो स्वतः नहीं होते हैं, बल्कि प्रेरित होती है और वो सृजनात्मक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होती है। तो इस तरह आर्थिक विकास जो है ये एक बड़ा कंसेप्ट है जो कंटिन्यूअसली दीर्घकाल तक चलते रहता है। दीर्घकाल तक जब राष्ट्र आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, इन सारी चीज़ों में वृद्धि होती है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती रहती है, और जो भी प्राकृतिक संसाधन है या उत्पादन के जो भी संसाधन है इनका कुशलतम विदोहन होने लगता है, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगातार होती रहती है, तो ये आर्थिक विकास कहलाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि एक पड़ाव है। पहले साल आर्थिक वृद्धि हुई, फिर दूसरे साल आर्थिक वृद्धि हुई, फिर तीसरे साल आर्थिक वृद्धि हुई। लेकिन अगर इन तीनों सालों की आर्थिक वृद्धि को कंटिन्यूसली हम लोग जोड़ लेते हैं तो ये आर्थिक विकास को दिखाने लगेगा। और आर्थिक वृद्धि जो है ये एक छोटा कंसेप्ट हो जाता है, और आर्थिक विकास जो है वो एक बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में प्रमुख रूप से क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।